माजिद साहब, आज आर्मी चीफ ने कहा कि कश्मीर के बगैर पाकिस्तान की दास्तान अधूरी है। क्या ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के हवाले से हम ये कहें कि इसकी कामयाबी और पाकिस्तान का गैर मामूली सिफारती किरदार कश्मीर के हवाले से भी मामलात को तब्दील करेगा? जी बहुत शुक्रिया। इस पूरी सिचुएशन के अंदर ये एक निहायत अहम मामला इसलिए भी है कि इंडिया के साथ हमारी जब भी महाजराई कशीदगी या जंग हुई है उसमें हमेशा मेजॉरिटी केसेस में कश्मीर ही बोन ऑफ कंटेंशन रहा है। अभी हम अगर पहलगाम की बात करें तो वो कश्मीर का इंसिडेंट है, उससे पहले पुलवामा की बात करें वो कश्मीर का इंसिडेंट है। इसी तरह फिर जो सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात हुई, कारगिल का मसला था, 1965 की जंग थी, 1948 की जंग थी। तो ये एक पूरी हिस्ट्री है कि जिसमें पाकिस्तान कश्मीर के लिए आवाज उठा रहा है। लेकिन 5 अगस्त के इक़दामात के बाद से ऐसे लगता है कि शायद इंडियन साइड ने इस चीज को वंस फॉर ऑल सेटल कर दिया है और पाकिस्तान अब सिर्फ अखलाकी हमायत और सफारती हमायत की जो है वो बात करता है जी। इंटरेस्टिंगली डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से बिल्कुल बात की थी जब गुज़िश्ता साल जंग बंदी के मामलात हुए थे और उन्होंने उसके ऊपर बड़ा एक तफसीली बयान भी दिया था जिसमें कश्मीर का बिल्कुल तज़किरा आया था जी। लेकिन गुज़िश्ता 1 साल में वो 50 से ज़ायद मरतबा पाकिस्तान की तारीफ तो कर चुके हैं, तैयारों के गिरने का तज़किरा भी करते हैं, जंग रुकवाने की बात भी करते हैं, लेकिन कश्मीर के ऊपर कोई मीनिंगफुल बातचीत अमेरिका की तरफ से इनिशिएट नहीं की गई, जो कि मेरा ख्याल है अफसोसनाक है। और पाकिस्तान को मार्का हक की जो कामयाबियां हैं, जो सफारती कामयाबियां हैं, उनको 2 चीजों में ट्रांसलेट करना चाहिए था, जो कि बदकिस्मती से नहीं हुआ। एक ये था कि कश्मीर के ऊपर कोई पॉजिटिव पेशरफ्त होती और दूसरा ये था कि मईशत के मैदान में कुछ ना कुछ ऐसी कामयाबियां मिलती कि जिससे हमारी इकोनॉमी को सहारा मिलता। लेकिन अफसोस ये कि ये 2 ऐसे मामलात हैं कि जिनके ऊपर कोई ठोस काम नहीं हुआ और उसकी वजह से जो 1 साल में हमने 3 बड़ी कामयाबियां हासिल की थी, एक मार्का हक की, दूसरा सऊदीया के साथ डिफेंस डील की और तीसरा पाकिस्तान की ईरान और अमेरिका के अंदर जो मामलात में अंडरस्टैंडिंग में फैसिलिटेशन है। इन 3 चीजों के बावजूद भी हम इन 2 मामलात के ऊपर हुकूमत जो है वो दुनिया से कोई हमायत या कोई पॉजिटिव खबर नहीं ले सकी जी। माजिद साहब, पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम अमरीकी पाबंदियों के साए में परवान चढ़ा है और इसी तरह हमने ईरान के मामले में भी देखा। भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी को अमरीका और इसराइल की हिमायत हमेशा से हासिल रही है, दोनों में आप फर्क क्या देखते हैं? देखिए, अब तो एक बड़ा वाज़ेह फर्क है और वो फर्क ये है कि इस 1 साल पहले के मामलात में पाकिस्तान का जितना भी मिलिट्री इक्विपमेंट है अब वो वॉर टेस्टेड है और पाकिस्तान ने ये साबित किया है कि उनके पास जो भी चीजें मौजूद हैं जंग में उन्होंने उनके जरिए कामयाबी हासिल की है। तो सादा और आम अल्फाज में ये बात मेरा ख्याल है कि ऑडियंस को समझ आएगी कि इसी वजह से पाकिस्तान के जो डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं उनमें इजाफा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया सिर्फ जंग नहीं लड़ रहे थे बल्कि मुख्तलिफ जो टेक्नोलॉजीज थी वो भी आजमाई जा रही थी और पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के मिलिट्री सेटअप ने रशियन टेक्नोलॉजी हो, अमेरिकन हो, इजराइल हो, उनको भी शिकस्त दी है। तो इसीलिए जब हम देखते हैं कि अजरबैजान हो, लीबिया हो, बांग्लादेश हो, वो तमाम लोग इसके अंदर इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। इवन चाइनीज जो कंपनीज हैं जो ये सारी चीजें बनाती हैं उनके ऑर्डर्स में इजाफा हुआ है। तो ये एक बड़ा फर्क है जी। ये बात दुरुस्त है कि इंडिया ने यूएई के साथ अपना एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट भी किया है $3 बिलियन का, लेकिन फर्क ये है कि पाकिस्तान की जो चीजें हैं या पाकिस्तान का जो इक्विपमेंट है वो वॉर टेस्टेड है, मतलब उसके ऊपर एक ऐसी स्टैंप लग चुकी है कि जिसके साथ कामयाबी, जिसके साथ फतह को अटैच किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है और यही चीज जो है वो पाकिस्तान को इंडिया की इन चीजों से जो है वो मुमताज करती है और बालातर करती है। माजिद साहब, अभी आप कह रहे थे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वॉर सिर्फ 2 मुल्कों के दरमियान जंग नहीं थी बल्कि जो टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की जा रही थी दुनिया भर की, उसका भी एक तरह से मुवाजना किया जा रहा था, उसका भी कहा जाए कि एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और दुनिया देख रही थी कि किस टेक्नोलॉजी ने ज्यादा कामयाबी हासिल की। तो फिर पाकिस्तान के सुपरसोनिक मिसाइल और इंडियन ब्रह्मोस के दरमियान आप क्या फर्क महसूस करते हैं?
देखिए, फर्क तो बड़ा वाज़ेह है और वो फर्क महसूस भी कर लिया गया, और इसी वजह से कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर ठहरी, क्योंकि यहाँ पर जो इक्विपमेंट था और उसको इस्तेमाल करने वाले, मतलब ये कॉम्बिनेशन होता है कि जिसमें पाकिस्तान की जानिब से जब आईएसपीआर या एयर से लोग जो मौजूद थे, एयरफोर्स से, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भी बड़ा एक रीजनेबल और एक बड़ा सेंसिबल कमेंट दिया था कि जितनी भी टेक्नोलॉजीज वहां पे थी उसमें स्पेशली जो फ्रांसीसी राफेल थे, जी। कोई नेगेटिव कमेंट नहीं किया गया पाकिस्तान की जानिब से, बल्कि ये बताने की कोशिश की गई कॉम्बिनेशन बनता है कि जिसके अंदर जो लोग उन्हें चला रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं वो, और उसके साथ टेक्नोलॉजी जब मिलती है तो उसके बाद फिर पता चलता है कि रिजल्ट क्या है। तो डेफिनेटली उसमें पाकिस्तान बिल्कुल वन स्टेप अहेड है, और इसीलिए हमने ये देखा है कि जब पाकिस्तान का सऊदी अरब से डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है तो उसके अंदर भी ये चीज बिल्कुल नोट की गई। पाकिस्तान ईरान और अमेरिका की वॉर के अंदर एक फैसिलिटेशन का किरदार अदा कर रहा है। जी। तो इस तरह की बातें भी हुई हैं, स्पेशली कतर के एक्स प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, कि जी एक मुस्लिम नेटो भी होना चाहिए। तो वो अगर इस तरह की कोई अरेंजमेंट होती है तो डेफिनेटली उसमें पाकिस्तान ही नंबर वन होगा, क्योंकि बाकी किसी मुस्लिम कंट्री के अंदर कोई इस तरह से हमें कैपेबिलिटी उस लेवल की नजर नहीं आती जो पाकिस्तान के पास है। तो उसमें भी लीडिंग रोल पाकिस्तान का ही होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो एक साल पहले की मामलात थे, ये कोई मुख्तसर या कोई इस तरह से बड़ा ब्रीफली नहीं थे, इनका बड़ा एक लॉन्ग इम्पैक्ट है, जी। और डिफरेंट चीजों के अंदर इनका इम्पैक्ट होगा, पॉलिटिकली भी होगा, डिप्लोमेसी में भी होगा, मिलिट्री में भी होगा, इक्विपमेंट के मामलात हैं उनके अंदर भी होगा। तो इन सारी चीजों के अंदर फिलहाल तो पाकिस्तान जो है वो एक कदम आगे है। जावेद साहब, आज पाकिस्तान के लिए कतर का एलएनजी आबनाए हुर्मस पार करके कराची पोर्ट की जानिब भी रवां है। देखा जाए तो ये बहुत गैर मामूली सिफारतकारी है। आपके ख्याल में कि ईरान से सऊदी अरब तक हमारे एनर्जी रिसोर्सेज के जो रास्ते हैं, क्या वो खुले हैं, और क्या इससे पाकिस्तान को आने वाले दिनों में फ़ायदा होगा? देखिए, पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है कतर के साथ, एलएनजी के हवाले से हमारा एग्रीमेंट तो मौजूद है। अब अगर कुछ शिप्स वहां से आई, बड़ी खुशाइन बात है, लेकिन अल्टीमेटली तो ये एक मैं समझता हूँ वन ऑफ अरेंजमेंट के तहत हो रहा है, बिकॉज आबना हुर्मुज तो ठीक बंद है। है। लेकिन ऑफ कोर्स उसको बंद करने वाले जो हैं वो दोनों फरीकें, चाहे वो ईरान हो या अमेरिका, उनके साथ हमारे अच्छे रवाबित हैं। हम एक दो शिप्स तो ला सकेंगे, लेकिन अल्टीमेटली तभी मुमकिन हो पाएगा जब ये अल्टीमेटली पूरी तरह से खुल जाएगी। पाकिस्तान की जो सफारतकारी है, इसका महवर भी यही है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इस मसले का हल तलाश कर लें। मैं समझता हूँ आबनाए हुर्मुज को वेपनाइज करने का जो एक स्टेप लिया ईरान ने, उसने चीज़ों को मजीद कॉम्प्लिकेट किया। उसके बाद अमेरिका ने भी उसी चीज़ को अडॉप्ट करते हुए कंप्लीट ब्लॉकेड कर दी। दोनों चीज़ें मेरी नज़र में सही नहीं थी। आई मीन, जंग को हम रोकने की तरफ जा रहे थे, लेकिन ये ऑब्वियसली हमने सीज फायर उस हवाले से तो ले लिया कि बमबारी नहीं हो रही वहां पे, लेकिन जो ये आबनाए हुर्मुज के बंद होने की वजह से जो ग्लोबल इंपैक्ट दुनिया पे हो रहा है वो किसी बमबारी से कम नहीं है। देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ भी उसका असरात हो रहे हैं। आई थिंक जो लीस्ट अफेक्टेड है परहैप्स वो यूएस है, बिकॉज उसकी डिपेंडेंस इस खित्ते से ऑयल के ऊपर उतनी नहीं है। लेकिन जो फार ईस्ट है, बिलखुसूस चाइना और वो तमाम ममालिक जो उस हिस्से में है दुनिया के, अगर आप वहां पे देखेंगी तो वहां पे काफी क्रिटिकल सिचुएशन है, और न सिर्फ ऑयल और गैस के हवाले से भी, बल्कि जनरली लॉजिस्टिक पूरी चेन डिसरप्टेड है, बल्कि ब्लॉक्ड है। तो इस हवाले से आई थिंक प्रेशर बढ़ रहा है। अभी मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक रिसेंटली जो विजिट हुआ था ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का चाइना की तरफ, वो भी उनको इसीलिए कहा गया था कि जो अपने मामलात हैं अमेरिका के साथ वो आप तय कर लीजिए, क्योंकि अगर वो तय नहीं होंगे तो मसला जितना भी ज्यादा प्रोलॉन्ग होता जाएगा, आई थिंक इट्स नॉट टेनेबल, ये सस्टेनेबल नहीं है इतना लंबा इसको चलाना, बिकॉज दुनिया सही। पे खुदा न खासा अगर नेगेटिव रिसेशन शुरू हो जाती है, उसके इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बुरे होंगे, हम सब के ऊपर होंगे। तो अभी प्रेसिडेंट ट्रंप भी, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो, वो भी चाइना जा रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर की भी विजिट है जी। चाइना जी। में। हम उम्मीद करते हैं कि उन तमाम विजिट से पहले ये मसला हल हो जाएगा। आई होप सो। चैलेंजेस अभी भी बहुत सारे हैं, लेकिन उम्मीद जो है वो अभी जिंदा है।